मालूम है कि 4 मांगे एक साथ एक ही मूव में, एक मीटिंग में तो नहीं होगी, ये एक लंबी लड़ाई है। ये पहली बार है कि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, असेंबली के लोगों ने वोट दिया, उससे लद्दाख वंचित है। आज लद्दाख के लोगों के पास कोई फैसला लेने का पावर नहीं है और सरकार बोल रही है हमने एम्पावर किया है। ये कैसा एम्पावरमेंट है, हमें तो समझ में नहीं आया। लद्दाख में लोगों को कोई संरक्षण नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। वादा तो किया है, जुबान तो दी है, लेकिन उस जबान पे खड़ा उतरना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम इस देश में देख रहे हैं, कभी अजमेर को लेकर के हंगामा होता है, कभी संभल की मस्जिद को लेकर के। लद्दाख ने एक आईना दिखाया है कि देश को मजबूत करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, न कि गरेबान पकड़ना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें लद्दाख भवन में हूँ और लद्दाख से आया हुआ है एक प्रतिनिधिमंडल। कल जो है गृह मंत्रालय के साथ उसकी मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है और उसमें कुछ समझौते भी हुए हैं। आप जानते लद्दाख का मसला बहुत बड़ा है, खास करके पूरा जो है प्रदेश, हालांकि उसको तो अब जो है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, अपनी स्वायत्तता और ख़ास करके स्टेट की डिमांड को लेकर के लड़ रहा है। इसके अलावा कई ऐसी मांगे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि क्लाइमेट के लिहाज से भी वो इलाका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही संवेदनशील है। तो इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जो इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई किए थे सज्जाद कारगिली साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। कारगिली साहब, जनचौक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपके तमाम दर्शकों को मैं नमस्ते कहता हूँ, सलाम कह रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अभी आपकी जो वार्ता हुई है गृह मंत्रालय के साथ, उसमें क्या समझौता हुआ है और क्या कुछ चीज़ें तय हुई हैं उसके बारे में बताइए, और किसके साथ वार्ता हुई? जैसा कि आप सबको मालूम है कि लद्दाख में 5 अगस्त 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक करगिल है, एक लेह है। दोनों ज़िले में एक अलग सा डिफरेंस था। पहले जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कारगिल में लोग जो है यूनियन टेरिटरी की डिमांड को पसंद नहीं करते थे, लेकिन लेह में लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि यूनियन टेरिटरी दिया जाए। जब यूनियन टेरिटरी का ऐलान हुआ, लेकिन वो जो यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे उसमें लेजिस्लेचर भी शामिल था, लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि 2019 से लेकर आज 2024 तक लद्दाख में लोगों को कोई संरक्षण नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, यहाँ तक कि जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई। 5-6 सालों में अब तक एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी लद्दाखी को नहीं मिली। तो इसीलिए एक आंदोलन चल रहा था लद्दाख में। ले एपेक्स बॉडी बनी ले ज़िले के अंदर, वहाँ के तमाम धार्मिक सामाजिक जो तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब ने उसको समर्थन दिया। इसी तरह करगिल ज़िले के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना। और इसी बीच में हमारे जो लद्दाख के एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जनाब सोनम वांगचुक साहब उसने भी इस कॉज को सपोर्ट किया। तो ये कॉज धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों का आंदोलन चलता गया। सरकार ने बातचीत का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया। उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जनाब नित्यानंद राय जी की अगुवाई में, और यूनियन होम सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद थे, जो लद्दाख LG के एडवाइज़र हैं वो भी थे, और लद्दाख की लीडरशिप जिसमें ये एपेक्स बॉडी और KDA के लोग। कई राउंड्स ऑफ बातचीत चलने के बाद, काफ़ी उतार चढ़ाव आने के बाद, बिल आखिर सरकार ने ये फैसला किया कि लद्दाख को जॉब्स के हवाले से, पहले तो ये जो 4 बिंदु थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में अनुसूची में शामिल किया जाए, उसके बाद लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर जॉब रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट का इशू था। फिर लेह और कारगिल जिले जो इलाके हैं उन्हें 2 जो इधर पार्लियामेंट के अंदर 2 सीटें दिए जाने का मामला था। तो ये हमारी डिमांड्स थी कि लद्दाख को एम्पावर कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार का ये एक दावा था कि हमने जम्मू कश्मीर से अलग करके आपको एम्पावर किया है, लेकिन हम तो डिसएम्पावर हो गए। अब एम्पावरमेंट के लिए हमने ये सुझाव सरकार के सामने रखे और बातचीत हुई 3 दिसंबर को, और उसमें पहली बार जो है सरकार ने 4 पॉइंट एजेंडे को एक्सेप्ट किया, और फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई। और एम्प्लॉयमेंट में हमारी बात इस कंक्लूजन पे ख़त्म हुई कि 95% जो रिजर्वेशन है वो लद्दाख के STs, लद्दाख के EWS, लद्दाख के बॉर्डर में रहने वाले लोगों, और फिर उसके बाद लद्दाख के
जो जो 1% रिजर्वेशन एससीज को रखा गया है, क्योंकि वहाँ कोई एससी नहीं है, लेकिन 1% फिर भी रखा गया अगर राज्य में कोई हो तो इस तरह ये इशू सर कंक्लूड हुआ। 15 तारीख की डेट फिक्स हो गई, 15 जनवरी की, और 15 जनवरी को दूसरी मीटिंग होगी जिसमें हम लद्दाख के दूसरे इश्यूज़, जिसमें डोमिसाइल का इशू है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 6 शेड्यूल स्टेटहुड के पर भी हमें आशा है कि सरकार जो है इस पर बात करेगी। अभी जो आपने वार्ता की उसमें एक मांग आप बता रहे हैं कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट का इशू, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू है, उसमें भी आधी बात हुई है, पूरी बात नहीं हुई है। डोमिसाइल का इशू अभी पेंडिंग है और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू पेंडिंग है। हमें ये मालूम है कि 4 मांगे एक साथ एक ही मूव में, एक मीटिंग में तो नहीं होंगी, ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हम एक बेबी स्टेप कहेंगे, जो एक बच्चे का कदम है वो हमने ले लिया है कि हम 1 इंच हटे हैं, और उसको भी सरकार के ऊपर अभी डिपेंड है कि वो किस तरह प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वादा तो किया है, जुबान तो दी है, लेकिन उस जबान पे खड़ा उतरना भी बहुत ज़रूरी है कि उसको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो अभी इसके अलावा जो कह रहे हैं अभी इसमें तो और कुछ बाकी ही है, तो कहिए एक मांग की कुछ % लागू हुई है, बाकी 3 मांगे और आपकी पूरी तरह से 3 मांगे अभी पूरी है। अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी हम 1% आगे बढ़े हैं, 99% अभी हमारी मांगे बाकी है, और ये मैं समझता हूँ लद्दाख के लोगों की यूनिटी की जीत है। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर इतना ऐसा सख्त माहौल है, जहाँ एक तबका दूसरे तबके को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ऐसे में लद्दाख के लोगों ने, वहाँ के बौद्ध धर्म के लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने, सिख कम्युनिटी का 1% है, उन्होंने इसी तरीके से वहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने सब ने मिलकर जो एक ब्रदरहुड दिखाया, जो एक यूनिटी दिखाई, वो नाकाबिल बयान है। वो उसको पूरे देश ने देखा है, और यही वजह है कि सरकार ने भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। और खुशी की बात यह है कि अभी रिसेंटली जब हमारी बातचीत चली तो हमारे वहाँ के जो लेह ज़िले के हिल काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो बीजेपी के हैं, तो वो भी हमारे साथ शामिल हुए और वो भी इस डायलॉग का हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि मैं चूंकि सरकार में हूँ, सरकार के पावर में हूँ, तो मैं एक ब्रिज का काम आप और गवर्नमेंट के बीच में करूँगा, क्योंकि मैं भी अल्टीमेटली आखिरकार हूँ तो लद्दाखी। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब ये इसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद है कि ये बातचीत पॉजिटिवली आगे बढ़े। बाकी जो 3 मांगे हैं अगर आपसे पूछे तो सबसे प्रमुख मांग, सबसे बड़ी मांग क्या है उसमें? देखिए, हमें अगर स्टेटहुड मिल जाता है तो अभी जिलों का गठन करना हो, नौकरियों की बात हो, लेजिस्लेशन का मसला हो, ये सारा हम खुद ही कर सकते हैं। लद्दाख के लोगों को इतना तो रियलाइजेशन सरकार में होना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में हम एक चीफ मिनिस्टर को चुनते थे, जम्मू कश्मीर जिससे स्टेट का, और उसमें कैबिनेट में जब भी कोई मीटिंग होती थी उस स्टेट के अंदर, तो लद्दाख का प्रतिनिधि वहाँ होता था, कोई ना कोई होता था। आज लद्दाख के लोगों के पास कोई फैसला लेने का पावर नहीं है, और सरकार बोल रही है हमने एम्पावर किया है। ये कैसा एम्पावरमेंट है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि जो एम्पावरमेंट के सही माने हैं वो ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स दिया जाए। एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ तो विकास बहुत हुआ, रोड्स बहुत अच्छी बनी, तो हमारा जवाब यही होता है कि रोड्स और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, ये तो चाइना में भी है, ये तो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी है, ये तो उन देशों के अंदर है जहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत की पहचान इसके लोकतंत्र से है। और हमारे इतने पूरा संसद भरा रहता है, इतने जनप्रतिनिधि होते हैं, हर असेंबली में कोई ना कोई इशू उठता है, उस पर डायलॉग डिबेट होता है, डिसेंट डिस्कशन होता है। तो हम लद्दाख के लोगों को इससे क्यों वंचित रखा है? सवाल यह है, 47 से लेकर आज तक ये पहली बार है कि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, असेंबली के लोगों ने वोट दिया, उससे लद्दाख वंचित रहा। बल्कि इसी लालच को दे करके लद्दाख के लोगों को केंद्र सरकार ने तैयार किया था कि आप इससे अलग होंगे तो आपको और एम्पावरमेंट दिया जाएगा और शक्तिशाली बनेंगे, और पता चला ऊपर से आपसे जो कुछ था वो भी छीन लिया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। हम ये हमारे यहाँ जो यूटी को डिमांड करने वाले लोग जो हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन ही नहीं है। तो गाड़ी विदाउट इंजन है। और केंद्र सरकार उसको ढकेल रही है। तो ये मुझे लगता है जो आइडिया है, यूनियन टेरिटरी का आइडिया, ये फेल हो गया है लद्दाख के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने, लद्दाखियों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने। सरकार को ये समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर
लोगों का जो एक गुस्सा है ना, वो हर दिन आए रोज कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आता है। मैं कारगिली साहब गया था लद्दाख, तो पिछले दिनों जो पिछला चुनाव था, ये वाला 24 वाला नहीं, तो उसमें बीजेपी का प्रत्याशी एमपी बना था, और एक तरह का कम्युनल डिवीजन भी ऊपर से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अभी जो आंदोलन चला उसमें वो चीज़ अब जो है पीछे चली गई, माना जाए कि अब साझी लड़ाई चल रही है और कारगिल और लद्दाख लेह के बीच कोई डिवीजन नहीं है। देखिए, डिफरेंसेस है, डिवीजन नहीं है। अच्छा, डिफरेंस रहना ये खूबसूरती है। जाहिर सी बात है, हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में 11 ऑर्गेनाइजेशन से 11, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मत होता है, और इसी तरह लेह के अंदर भी वो लोग हैं। अब वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हैं, मुस्लिम्स में शियाज हैं, सुन्नीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, है ना। तो डिफरेंट खूबसूरत नूरबख्शिया कम्युनिटी है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, हर कम्युनिटी का अपना एक मत है रीजन को लेकर, अपने सेंटिमेंट्स है, अपने एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट जो लद्दाख का है उसके लिए सब एक पेज पे हैं। तो मैं ये कहूँगा इसी यूनिटी के चलते करगिल में एक लंबे समय से बुद्धिस्ट टेम्पल का इशू, जिसे हम गोनपा कहते हैं, वो एक बिल्कुल लटक रहा था पिछले 40-42 सालों से। उसको दोनों कम्युनिटीज़ ने म्यूचुअली हल कर दिया, एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट साइन किया, और वो इशू बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसमें फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा डिस्प्यूट था उस पर, उसको बुद्धिस्ट कम्युनिटी ही यूज़ करेगी, लेकिन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अच्छा, ये कारगिल में है स्थित? कारगिल सिटी के अंदर, क्योंकि कारगिल सिटी के 40 किलोमीटर के रेडियस में कोई बुद्धिस्ट आबादी नहीं है, और जो पूजा पाठ के लिए अलग से 2 कनाल ज़मीन दे दी गई, ताकि वहाँ टेम्पल बने और वहाँ पूजा पाठ हो। तो मैं समझता हूँ ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आज हम इस देश में देख रहे हैं, कभी अजमेर को लेकर के हंगामा होता है, कभी संभल की मस्जिद को लेकर के, हालांकि उसमें लद्दाख एक रास्ता दिखा रहा आपने, तो करिए लद्दाख ने रोशनी दिखाई है पूरे देश को। लद्दाख ने एक आईना दिखाया है कि देश को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, न कि गरीबान पकड़ना। हमें एक दूसरे का दामन पकड़ना है, न कि गरीबान पकड़ना है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ये है कि नफ़रत के माहौल में अगर हम इस तरह रहे, तो इसका जो खुमियाजा है, वो जाहिर सी बात है, कोई पॉलिटिशियन उसका फ़ायदा उठा सकता है, कोई कामयाब हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। वो डिफरेंट, अल्टीमेटली वो जनता की हार होगी, जनता की और देश की, क्योंकि ये हमारा अपना घर है और हम ही ने सजाया संवारा है। आप देखें, आज हम जो बांग्लादेश की पिक्चर थी, आज हमारे सामने कैसी है। मतलब एक टाइम था कि हम बहुत उसको पीसफुल कंट्री मानते थे, एकता भी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं पे जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदू, क्रिश्चियंस और शियास पे जो कुछ हो रहा है, पाराचनार पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, और हमारे ही देश के अंदर जो हाँ माइनॉरिटीज़ पर, मुस्लिम्स पे जो खासकर टारगेट किया जा रहा है। आप देखें, एक जब हम यहाँ दिल्ली आए तो हमें बंद किया गया, बाबा राम रहीम को छोड़ दिया गया पेरोल पे। तो यह एक डिफरेंट किसी स्थिति है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए। और ठीक है, पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं देनी चाहिए देश की। अभी जो आपका डेलीगेशन आया था, तो कितने सदस्यों का था और कौन कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? 7 लोग थे। 7 लोग जी, 7 कारगिल से, 7 लेह से, लेह एपेक्स बॉडी से 7, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से 7। हमारे लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, मैंने कहा जो बीजेपी से थे, लेकिन काफ़ी अच्छा रोल उनका रहा। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे करगिल क्षेत्र से थे, सीईसी वो भी उसमें थे। और हमारे एमपी साहब भी थे, जो अभी इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, तो वो भी मौजूद रहे। तो सब ने एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत माहौल में बात। अभी मैं आखिरी सवाल अब पूछ रहा हूँ, फिर आपकी जो है 15 जनवरी बता रहे हैं कि अगली वार्ता है, कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी मांगे मानी जाएगी और एक दबाव भी बना हुआ है? जिस तरीके का लैंग्वेज एमएचए के ऑफिशियल्स ने इस्तेमाल की एमएचए के मीटिंग के दौरान, उस हिसाब का अगर एक्शन भी हो तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा जी, उनका खासकर एमएचए के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बिहाइंड द सीन डायलॉग को रिज्यूम करने में बात कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, है ना।
और जाहिर सी बात है बहुत सारी हमारे साथ जमातें ऐसी हैं जिनका बीजेपी से मत एक नहीं होता, आइडियोलॉजिकल ये नहीं, लेकिन इतने भी आदमी को कंजूस नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसका हम स्वागत न करें। तो ये चीज़ भी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ आलोचना होती है वहाँ आलोचना भी होती है पॉलिसीज़ पे, जहाँ सही हो तो उसको वेलकम भी किया जाना चाहिए। तो 95% पे हम वेलकम करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि ये जो डोमिसाइल है, फ़िलहाल हमारे पास लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लद्दाख का काडर अलग किया जाए। अगर काडर अलग नहीं हो सकता है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की लद्दाख को शामिल किया जाए और डोमिसाइल पे भी बात हो, क्योंकि कल को जॉब देंगे किसी को तो सवाल तो ये उठेगा ना, अब लद्दाखी कौन है? ये भी तो है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डोमिसाइल इंडिपेंडेंट नहीं है। डोमिसाइल तो होना, हर स्टेट का अपना डोमिसाइल होता है। तो लद्दाख का डोमिसाइल, हमारे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एक डोमिसाइल इशू किया था LRC के नाम पे, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट के नाम पे। हम उम्मीद करेंगे कि यही जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं जो अभी फर्स्ट फेज जा रहा है उसके लिए भी यही जो है अप्लाई होगा। तो जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सज्जा साहब। तो देखिए, कह रहे हैं कि सकारात्मक पूरे मोड में वार्ता हुई है और इनका कहना है कि जिस भावना के साथ उसमें चाहे नौकरशाह हो चाहे नेता हो, जो मंत्री हैं, उन्होंने बात किया, अगर उसको लागू कर दें ज़मीन पर तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में 15 जनवरी को और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है लद्दाख को लेकर। बहरहाल, जनचौक के लिए दिल्ली के लद्दाख भवन से मैं महेंद्र मिश्र।